हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्रीजी आईएएस। मेरा नाम है सत्यन सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है एथेनॉल पुश E85 फ्यूल फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। साथ ही इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग क्या चैलेंजेस हैं भारत में, और ये अभी सरकार इतना पुश क्यों कर रही है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। और दूसरा है फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या है, E85 फ्यूल क्या है, और साथ में समझेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग क्या चैलेंजेस हैं भारत में, और भारत सरकार ने इस तरफ कौन कौन से स्टेप लिए हैं। ये सब सारी चीज़ें हम टोटल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, राइट। तो न्यूज़ में क्यों है ये हम लोग बात करते हैं कि अभी जून में यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में E85 फ्यूल लॉन्च किया। इससे एक दिन पहले ही अभी पहली पैसेंजर फ्लैक्स फ्यूल कार भी लॉन्च की। ये भारत के लिए एक माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है अभी, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को कई तरीके से प्रभावित किया है, राइट। खासकर हम एनर्जी सिक्योरिटी के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत अभी एनर्जी सफिशिएंट देश नहीं है। अभी भी हमारा इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो पुश है भारत सरकार का, ये एनर्जी सिक्योरिटी के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, राइट। इस टॉपिक को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। भारत सरकार ने इस ओर क्या क्या स्टेप लिए हैं वो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले E25 E30 फ्यूल बैंड्स पर एक्सरसाइज ड्यूटी एग्जेम्पशन कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी अभी जैसे E20 E25 E30 है ना, तो यहाँ पर इस पर क्या किया है सरकार ने, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी यहाँ पर हटा दी या कम कर दी है। दूसरा, यहाँ पर E85 और E100 जो एथेनॉल फ्यूल है, इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने के लिए सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे स्टेप लिया है। और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के अंतर्गत अब इस फ्यूल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा इन रूल्स में, और अभी इनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ फ्यूल के रूप में। एक तो चीज आपको याद रखना है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के अंतर्गत ही जितने भी फ्यूल्स रहते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर्मली रिकॉग्निशन जो होता है फ्यूल्स का, इसी एक्ट के अंतर्गत, इन्हीं रूल्स के अंतर्गत उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पर एक चीज और आप लोग देखेंगे कि इंडिया मेड इट्स 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग गोल्स इन 2025 अहेड ऑफ द 2030 टारगेट। हमारा टारगेट था कि 2030 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी पेट्रोल के साथ एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है, इसको 20% अचीव करना, 20% अचीव करने का हमारा टारगेट था। लेकिन भारत ने 5 साल पहले यानी 2025 तक ही ये 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट को उसको अचीव कर लिया। अभी हमारा जो न्यू टारगेट है वो 2030 तक बढ़ा के हमने 27% कर दिया है। ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंतर्गत ऐसा हमने किया है। तो आपको याद रखना है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंतर्गत हमारा जो अभी एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग टारगेट है वो 27% है 2030 तक, इसको हमको अचीव करना है। अब देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट न्यू मेजर्स पॉइंट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन। अभी जो सरकार है 2 डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रही है यहाँ पर। फर्स्ट मूव ये है कि अभी जो ब्लेंडिंग टारगेट है हमारे, इसको बढ़ाकर हमको E20 से 25% 27% करना है ना। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिलता ये है कि हमारी जो अभी रनिंग कार्स हैं, है ना, भारत में जो कार हैं वो 25% या 30% जो ब्लेंडिंग है, जैसे इसको कैसे एब्जॉर्ब कर पाती हैं या नहीं कर पाती, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए या नहीं, जो सरकार पुश कर रही है। दूसरा यहाँ पर एक और है, सेकंड मूव ये है कि अभी हमने E85 और E100 को, ये जो फ्यूल है, इसको रिकॉग्नाइज करने की तरफ एक इम्पोर्टेंट कदम स्टेप लिया है। साथ ही हम जो इस फ्यूल से यानी E85 और E100 फ्यूल से, इसके लिए एक व्हीकल्स की, स्पेशल व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। उनको बोलते हैं फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, है ना। इट मीन फॉर अ कंप्लीटली न्यू कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स। यानी इस फ्यूल के लिए E85 यानी एथेनॉल 85, एथेनॉल 100 यानी 100% एथेनॉल से चलने वाली या 85% एथेनॉल से चलने वाली हमें व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी।
इस तरह की कैटेगरी के व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको हम बोलते हैं फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, राइट। इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इस ओर भी भारत को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होता है, ये पेट्रोल एथेनॉल दोनों से ही चलती हैं, कॉम्बिनेशन रहता है। तो ऐसे व्हीकल्स जो एथेनॉल और पेट्रोल दोनों से चलती हैं उनको बोलते हैं फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स। हम लोग इसको भी बाद में बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रीचिंग 20% ब्लेंड्स इन 2025 अचीविंग अहेड ऑफ शेड्यूल एंड स्केलिंग 27% बाय 2030, राइट। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ्लीट जो है हमारा, अब हम इसको एग्जाम्प्टिंग हायर ब्लेंड 20% तो 30% फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टू मैच E20 पैरिटी, है ना। तो अभी क्या करने वाले हैं, हायर जो ब्लेंडिंग हमारा टारगेट है उसको हमने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दिया है। अब इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी जो कंपनीज हैं एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो उनको अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। दूसरा, यहाँ पे फ्यूल फ्लैक्स व्हीकल्स को प्रमोट करने की दिशा में भी सरकार ने बहुत काम किया है। E85 फ्यूल और E100 इसको लॉन्च किया अभी रिसेंटली, है ना। तो इस ओर हम लोग कदम उठा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सरकार ये हायर ब्लेंड की तरफ इतना पुश क्यों कर रही है। वाई इज द गवर्नमेंट पुशिंग फॉर अ हायर ब्लेंड्स। सरकार का क्या टारगेट है, सबसे पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा है एग्रीकल्चरल एंगल। देखिए जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो अभी निर्भरता है क्रूड ऑयल की, तो वो इंपोर्ट पर, यानी 80% भारत की 88% भारत की जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पर, वो हमारी इंपोर्ट पर डिपेंड करता है ना। अब इसी को कट करने के लिए कि जो ऑयल डिपेंडेंसी है ना, इंपोर्ट पर जो ऑयल डिपेंडेंसी, इसको कट करना है एक तो हमारा। दूसरा है हमारी एनर्जी सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ाना है, इंश्योर करना है या इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव एनर्जी सेल्फ रिलायंस, राइट। दूसरा है एग्रीकल्चर एंगल देखने को मिलता है, देयर इज आल्सो स्ट्रांग पॉलिटिकल एंड एग्रीकल्चर डायमेंशन। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल और एग्रीकल्चर डायमेंशन भी देखने को मिलता है। जैसे लाइक स्टेट महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, कर्नाटका हैव ए लार्ज शुगर कैन ग्रोइंग रीजन्स हैं। यहाँ पर शुगर कैन बहुत मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेस शुगर कैन प्रोडक्शन होता है, अब भारत सरकार क्या करेगी या जो कंपनीज हैं क्या करेंगे कि जो किसानों से डायरेक्टली शुगर कैन प्रोड्यूस यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो इससे किसानों को भी फायदा होगा। तो इसीलिए सरकार का जो मेन अभी दो टारगेट हैं, एक तो है एग्रीकल्चर एंगल देखने को मिलता है, दूसरा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एथेनॉल बेसिकली है क्या। तो जब E85 को जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि एथेनॉल एग्जैक्टली क्या है। एथेनॉल एक एल्कोहलिक बेस्ड फ्यूल है जो शुगर कैन, मेज, ग्रेन्स या एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, एल्कोहल क्या है, ये एथेनॉल क्या है, एल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो शुगर कैन, है ना, मेज या अगर एग्रीकल्चर जो गेन है इसके बेस से बनाया जाता है ना। जैसे कि गन्ने से हम शुगर कैन बनती है, वैसे ही गन्ने से भी यानी शुगर कैन से एथेनॉल भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। एथेनॉल की क्या प्रॉपर्टीज रहती है, एक तो ये रिन्यूएबल फ्यूल है, कलरलेस लिक्विड है, ये फ्लैमेबल है और एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर। एथेनॉल ब्लेंडिंग एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पर देखें। एथेनॉल ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग एथेनॉल विद पेट्रोल, है ना। जैसा हमने देखा अभी कि एथेनॉल किससे प्रोड्यूस होता है, मेनली फ्रॉम शुगर कैन एंड जो ग्रेन है लाइक मेज है, व्हीट है, इनसे जो एथेनॉल बनता है। इस फ्यूल को हम पेट्रोल के साथ जो ब्लेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब यहाँ पर जो नंबर है, नंबर आफ्टर ई टेस्ट द एथेनॉल परसेंटेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे E20 है, सपोज दैट, इसका मतलब एथेनॉल 20%, यानी 80% पेट्रोल होगा यहाँ पर और 20% एथेनॉल होगा। तो E20, E10 जहाँ भी लिखा है इसका मतलब ये है कि वो एथेनॉल का परसेंटेज बता रहा है। यहाँ पर E85 मतलब 85% एथेनॉल है, 15% पेट्रोल होगा। अब यहाँ पे एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसके कई यूजेस हैं। जैसे कि 95% प्योरिटी के साथ इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट,
है ना। और ये एक इंटॉक्सिकेटिंग इंग्रेडिएंट्स इन अल्कोहलिक बिवरेज में इसका यूज किया जाता है। जो इंटॉक्सिकेटिंग जो अल्कोहलिक बिवरेजेस रहते हैं उनमें अल्कोहल यानी एथेनॉल ही आपको देखने को मिलती है। 99% प्लस प्योरिटी के साथ एथेनॉल बन जाता है ना। तो एथेनॉल इज यूज फॉर ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल, यानी अगर प्योरिटी आ जाती है इसमें 99% और 100% अगर प्योरिटी आ जाती है तब ये फ्यूल की तरह काम करने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ बायोफ्यूल, रिन्यूएबल फ्यूल डिराइव फ्रॉम बायोमास फ्रॉम प्लांट्स और एग्रीकल्चर, है ना। याद रखना है यहाँ पर कहाँ किस किस से ड्राइव होता है, ये किस किस से मिलता है। बायोमास है, प्लांट्स, एग्रीकल्चरल, एनिमल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल बायोवेस्ट, इन सभी से ये हमको बायोफ्यूल मिलता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, इज अ रिन्यूएबल फ्लेमेबल कलरलेस बायो अल्कोहल यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर और आपको इस क्लियरली समझ में आएगा। जैसे E10 लिखा है, E20 जोन, है ना, यानी 80 to 90% पेट्रोल और 10 to 20% एथेनॉल। E10 और E20 का मतलब है 10% एथेनॉल, यहाँ पर E20 का मतलब है कि 20% एथेनॉल, बाकी का 80 या 90% पेट्रोल मिलता है। अब इसकी कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो यूजेबल बाय मोस्ट मॉडर्न स्टैंडर्ड इंटरनल कंबशन इंजन्स नाउ द बेसलाइन फ्यूल इन इंडिया। ये जितने भी हमारे जो कंबसन इंजन्स हैं, इंटरनल कंबसन इंजन्स हैं, यानी गाड़ियों में अभी जो इंजन्स लगे हुए हैं ये उनके साथ इजीली कंपैटिबल है ना। यहाँ पर इजीली हम 10 to 20% एथेनॉल ब्लेंड करके उनको व्हीकल्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो व्हीकल्स अभी जो बनाए जा रहे हैं भारत में, खासकर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, तो उनमें 20% तक एथेनॉल अगर ब्लेंड होता है, ठीक है ना, मिक्स होता है, तो उसमें कोई ऐसा इश्यू प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर देखें E27 जोन जो आता है, 73% पेट्रोल और 27% एथेनॉल। और कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनर मटेरियल अपग्रेड देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर कुछ व्हीकल्स में थोड़ा सा अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। जो व्हीकल्स हमारे यहाँ पे चल, जैसे कि 2 व्हीलर्स हैं, बाइक है ना, 4 व्हीलर या कार है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम E27% एथेनॉल 27% का अगर टारगेट अचीव करना है तो। अब अगर हम जाते हैं E85 जोन में, यानी मतलब 80 to 85% एथेनॉल और 14 to 90% पेट्रोल, इस जोन में अगर जाते हैं तो कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो हमें इसके लिए अलग से न्यू व्हीकल्स चाहिए, जिसको बोलते हैं फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके लिए जो ये जो फ्यूल है लॉन्च किया गया है, ये 20 रुपीज़ पर लीटर, है ना, यानी डिस्काउंटेड है। इस पर बहुत सारा इंसेंटिव दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि सरकार लोग इसको अडॉप्ट करें। तो ऐसे व्हीकल्स जो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों से मिलकर चल सकते हैं और जिनमें एथेनॉल की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 80 to 85% इनमें एथेनॉल देखने को मिलेगा और 14 to 90% यहाँ पर आपको पेट्रोल देखने को मिलेगा। तो ऐसे व्हीकल्स को बोलते हैं फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स। 100% के अगर जोन में जाते हैं तो प्योर बायो अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी की अगर बात करते हो, हाई एंड FF20 ये आपको देखने को मिलेगा, यानी टोटल यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे व्हीकल्स को नीति आयोग ने क्लासीफाई किया है जीरो एमिशन व्हीकल्स, यानी इनसे कोई भी एमिशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखिए इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो हमारा जो एमिशन होता है ना, कार्बन एमिशन जो निकलता है व्हीकल्स से, उसको रिड्यूस करना, है ना, पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा ये है कि हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है, एनर्जी डिपेंडेंसी है अन्य देशों पर, उसको कम करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, खासकर ऐसी सिचुएशन में जबकि वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है ना। तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगर प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं तो ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है एथेनॉल ब्लेंडिंग। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी यहाँ पर कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है ना। ये सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बात की। साथ में हमने बात की कि इंडिया एथेनॉल को प्रमोट क्यों कर रहा है। इसके पीछे एनर्जी सिक्योरिटी पहला है कि इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 88% इंपोर्ट करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गए या वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो इंडिया को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से। सॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा एथेनॉल कम पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे हमने देखा था फार्मर्स को फायदा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में बहुत शुगर कैन प्रोड्यूस होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा शुगर कैन बच जाता है। एथेनॉल इंडस्ट्री एक्स्ट्रा शुगर कैन को खरीद सकती है, राइट, परचेज कर सकती है। रिजल्ट क्या होगा, इससे फार्मर को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और शुगर कैन वेस्ट नहीं होगा, है ना। इसीलिए फार्मर्स को यहाँ पर अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की बात की जा रही है ना। ये सब सारी चीजें हमने देखी। E85 फ्यूल क्या है ये भी हमने देखा यहाँ पर, राइट। और फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं ये भी हमने समझा, यानी ऐसे व्हीकल जो पेट्रोल पर चल सकते हैं, एथेनॉल पर भी चल सकते हैं और दोनों के मिक्सर पर भी चल सकते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं वो कैसे व्हीकल्स होते हैं, जो पेट्रोल पर केवल चल सकते हैं, एथेनॉल पर चल सकते हैं और दोनों के ब्लेंड पर या मिक्सर पर भी चल सकते हैं विदाउट मैनुअल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। जैसे मोबाइल में डुअल सिम सपोर्ट करता है कोई मोबाइल, जैसे वैसे ही जो FFV है मल्टीपल फ्यूल ब्लेंड सपोर्ट करता है ना। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, FFV काम कैसे करता है। व्हीकल्स में सेंसर लगे होते हैं, ये सेंसर डिटेक्ट करते हैं फ्यूल में कितना पेट्रोल है, कितना एथेनॉल है। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग और इंजन सेटिंग। ड्राइवर को कुछ भी मैन्युअली नहीं करना पड़ता यहाँ पर, इसलिए आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। अब प्रोडक्शन मेथड की अगर हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारत में पहली फ्लैक्स फ्यूल जो कार बनी है वो वैगनार फ्लैक्स फ्यूल है, वैगनार, राइट। ये लॉन्च की है अभी रिसेंटली भारत में, जो कि E85 पर चल सकती है या E100 तक सपोर्ट है। ये इंडिया की पहली मास मार्केट FFV पैसेंजर कार मानी जा रही है ना। तो आपको ये याद रखना है। साथ ही नीति आयोग के बारे में मैंने बताया था आपको कि E85 बेस्ड जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स को जीरो एमिशन व्हीकल के रूप में क्लासिफाई करता है हमारा नीति आयोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं। प्रोड्यूस्ड थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ अ शुगर, स्टार्च और इथाइलिन हाइड्रेशन। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, फर्मेंटेशन, शुगर के फर्मेंटेशन या स्टार्च के फर्मेंटेशन से, और जो इथाइलिन हाइड्रेशन है उसके माध्यम से। ये फर्मेंटेशन मतलब शुगर या स्टार्च को बैक्टीरिया या ईस्ट के थ्रू फर्मेंट किया जाता है। क्या मतलब है फर्मेंटेशन का, यानी शुगर या स्टार्च को बैक्टीरिया या ईस्ट के थ्रू फर्मेंट किया जाता है। जैसे शुगर कैन से शुगर बनाते हैं तो फर्मेंटेशन, फिर क्या एथेनॉल मिलेगा। सेकेंड जो मेथड है एथाइलिन हाइड्रेशन, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। आपको याद रखना है यहाँ पर एक चीज, ठीक है ना। अब एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एथेनॉल हैज हाई ऑक्टेन रेटिंग, है ना, एंड बट इज 20% लेस एनर्जी डेंस देन पेट्रोल। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका क्या मतलब है, हाई ऑक्टेन, है ना। यहाँ पे हाई ऑक्टेन रेटिंग मतलब क्या है ये समझते हैं हम। तो हाई ऑक्टेन रेटिंग बेटर इंजन परफॉर्मेंस, ऐसा समझते हैं। थिंक ऑफ ऑक्टेन रेटिंग एज अ फ्यूल एबिलिटी रेजिस्ट नॉकिंग अनवांटेड एक्सप्लोजन इनसाइड द इंजन। इमेजिन करते हैं कि जैसे स्टूडेंट ए है, ठीक है ना, वो क्या है, नर्वस हो जाता है और क्या कहते हैं उसे नर्वसनेस के चक्कर में मिस्टेक कर बैठता है। एक बी स्टूडेंट है वो काम रहता है अंडर प्रेशर, जैसे कि दो स्टूडेंट हैं, एक प्रेशर में आके क्या होता है कि कुछ मिस्टेक कर बैठता है, एक स्टूडेंट ऐसा है जो प्रेशर में भी बिल्कुल काम रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सिमिलर पेट्रोल कैन स्टार्ट नॉकिंग सूनर। जो इंजन में पेट्रोल जो होती है वो क्या करती है, जल्दी से जल्दी नॉकिंग करना स्टार्ट कर देती है। नॉकिंग का मतलब है कि यहाँ पर अनवांटेड एक्सप्लोजन्स होते हैं इंजन के अंदर, है ना, यानी ऑक्टेन रेटिंग एज अ फ्यूल एबिलिटी टू रेसिस्ट नॉकिंग, ठीक है ना। तो हम कैसे समझते हैं, एथेनॉल क्या होता है, स्टेबल रहता है हमेशा ही हाई प्रेशर कंडीशन में। आप जैसे पेट्रोल की अपेक्षा अगर हम बात करते हैं तो एथेनॉल स्टेबल रहता है हाई प्रेशर कंडीशन में, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है सो एथेनॉल्स हाई ऑक्टेन रेटिंग हेल्प्स द इंजन रन मोर स्मूथली एंड एफिशिएंटली। यानी अगर एथेनॉल की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें हाई ऑक्टेन रेटिंग जो है, इसकी वजह से जो इंजन है वो स्मूथ तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चल सकता है।
अगर सिंपल लाइन में देखें तो हाई ऑक्टेन मीन्स एथेनॉल कैन हैंडल हायर इंजन प्रेशर विदाउट नॉकिंग स्मूथर इंजन परफॉर्मेंस। यानी हाई ऑक्टेन का मतलब ये है कि एथेनॉल इंजन का हाई प्रेशर जो रहता है विदाउट नॉकिंग उसको प्रेशर को इजीली हैंडल कर सकता है और इंजन का जो परफॉर्मेंस है उसको और स्मूथ बना सकता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है डुअल रोल। इट सर्व्स एज अ पेट्रोल एडिटिव एंड एज अ स्टैंड अलोन फ्यूल E85 इन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। एक तो इसके दो यूज हैं, दो तरीके से यूज देखने को मिलता है। एक तो पेट्रोल के साथ एज एडिटिव के रूप में, यानी ब्लेंडिंग करके हम पेट्रोल के साथ में चला सकते हैं, और एक अलोन मतलब E85 और E100 फ्लेक्स फ्यूल कार्स में केवल एथेनॉल का यूज करके, है ना, फ्यूल के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। नॉन फ्यूल यूज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एथेनॉल इज ऑल्सो यूज इन सैनिटाइजर, परफ्यूम्स, बेवरेजेस एंड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। यानी एथेनॉल का कई तरीके से और भी यूज होता है फ्यूल के बजाय। फ्यूल के अगर हम देखें तो नॉन फ्यूल जो यूजेस रहते हैं, यानी सैनिटाइजर, परफ्यूम्स, जो आप परफ्यूम्स हम ये लोग यूज करते हैं उसमें भी एथेनॉल का यूज होता है। बेवरेजेस के रूप में जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अच्छा एक चीज और रह गई थी यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए समझना है कि 20% लेस एनर्जी डेंस। यहाँ पर हमने देखा था 20% लेस एनर्जी डेंस देन पेट्रोल। इसका क्या मतलब है? यानी लेस पावर स्टोर्ड पर लीटर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है हाउ मच एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ फ्यूल। जैसे कोई फ्यूल है, पेट्रोल है, उसमें कितने परसेंट एनर्जी प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। जैसे बैटरी है, बैटरी ए में 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है, बैटरी बी में 33 यूनिट ऑफ एनर्जी या 70 यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो बोथ बैटरी कैन रन अ फैन बट बैटरी ए विल रन इट लॉन्गर। यानी जितनी यूनिट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो उतना ज़्यादा चलती है। सिमिलरली ऐसा ही होता है कि 1 लीटर पेट्रोल में अगर जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, वहीं एथेनॉल में जो है पेट्रोल की अपेक्षा 27% लेस एनर्जी होगी। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी यहाँ पर। यानी जैसे सपोज दैट कि 1 लीटर पेट्रोल कंटेन्स मोर एनर्जी, 1 लीटर एथेनॉल कंटेन्स अबाउट 27% लेस एनर्जी, सो द व्हीकल्स नीड्स मोर एथेनॉल टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे सपोज दैट कि 1 लीटर पेट्रोल से जो व्हीकल है 100 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। तो अगर एथेनॉल से अगर वो व्हीकल्स को चला जाए तो उसमें एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा होगी, 27% एथेनॉल चाहिए होगा उसको ज़्यादा, है ना। सो द व्हीकल्स नीड्स मोर एथेनॉल टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। यानी सेम जो डिस्टेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा एथेनॉल की हमको ज़रूरत पड़ेगी। हो सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होगी, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स क्या होता है ना। जब व्हेन एथेनॉल इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स लाइक मेज, है ना, कॉर्न, व्हीट और राइस, नॉट ऑल पार्ट ऑफ द ग्रेन आर कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। यानी जब एथेनॉल को ग्रेन्स यानी मेज, है ना, मक्का से या व्हीट, गेहूं से या चावल से बनाया जाता है तो इसका जो सारा का सारा जो पार्ट है वो एथेनॉल में कन्वर्ट नहीं होता, है ना। इसमें से जो एथेनॉल बना लिया जाता है उसके बाद जो न्यूट्रिएंट रिच लेफ्ट ओवर मटेरियल रह जाता है, दिस लेफ्ट ओवर इज ड्राइड एंड कॉल्ड डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स। समझ में आया? यानी यहाँ पर देखिए जैसे मेज, जो फूड एग्रीकल्चर ग्रेन्स हैं, मेज है, व्हीट, राइस है, इनसे हम एथेनॉल बनाते हैं तो सारा का सारा पार्ट एथेनॉल में कन्वर्ट नहीं होता। जो बचा हुआ रिमेंड जो पार्ट है ना, लेफ्ट ओवर जो मटेरियल्स है वो न्यूट्रिएंट रिच रहता है। इसी जो बचे हुए मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स, है ना। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। जैसे कि इमेजिन करते हैं कि ऑरेंज जूस है ना, हम लोग ऑरेंज जूस निकालते हैं, उसमें से जो लेफ्ट ओवर पल्प रह जाता है उसको हम फेंकते नहीं हैं, इट कैन बी यूज फॉर अनदर पर्पज। सिमिलरली जो ग्रेन्स है उसको प्रोसेस्ड किया जाता है एथेनॉल बनाने के लिए, फिर वहाँ से एथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो रिमेनिंग ग्रेन मटेरियल है
उसको हम DDGS बोलते हैं। इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, यानी ये इसमें बेसिकली क्या-क्या होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स है ना? और इसीलिए सो इट बिकम्स है न्यूट्रियस एनिमल फीड बन जाता है, यानी एनिमल्स के लिए खाने के लिए ये क्या बन जाता है, जैसे काऊ है, बफेलोस है, पोल्ट्री जो चिकन्स है, पिग्स हैं, उनके लिए एक न्यूट्रियस फूड बन जाता है ये, है ना? तो ये बाई प्रोडक्ट जो निकलता है इसका, डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स DDGs फ्रॉम ग्रेन एथेनॉल आर, है ना, यूज्ड एज एनिमल फीड। तो जो बचा हुआ इसका जो मटेरियल है ये एनिमल फीड के रूप में यूज किया जाता है ना, बाई प्रोडक्ट जो निकलता है। अब जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। द फार्म कल्टीवेशन ऑफ अ शुगर कैन एंड मेज एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक CO2, है ना। शुगर कैन और मेज क्या करती है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब करती है। आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी कि गन्ना या जो मेज है या मक्का है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे दूसरा है डिस्टिलरीज, हमने देखा ना, बायोमास इज प्रोसेस्ड बाय अ फर्मेंटेशन, एथाइलिन हाइड्रेशन प्रोड्यूस एथेनॉल फ्यूल्स। यानी बायोमास का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन या एथाइनल हाइड्रेशन के माध्यम से हम एथेनॉल फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है हमको, DDGS, राइट। अब इसको ब्लेंडेड फ्यूल रिप्लेस इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल, अगर हम इससे फ्यूल मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात एथेनॉल जो बनता है, तो हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको ये रिप्लेस करेगा। और अल्टीमेटली द तेल पाइप improved combustion lowers CO and hydrocarbons emission, emitted CO2 is reabsorbed by node 1, right। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इससे हमारा क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स उत्सर्जन बहुत कम होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल भाषा हम समझते हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर कैन अनदर जो ग्रेन्स हैं उनसे हम कैसे एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। जैसे शुगर कैन है, शुगर कैन क्रशिंग, फिर ये शुगर कैन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाता है, यहाँ से शुगर हमको मिलती है। तो सपोज दैट कि 12% हमको यहाँ पर शुगर मिलती है शुगर कैन से, ठीक है ना। और यहाँ पे मोलेसिस जो है 18% ऑफ द कैन, ये लगभग 18 kg के समथिंग हमको यहाँ पर मोलेसिस मिलता है। ये डिस्टिलरीज में जाता है, फर्मेंटेशन होता है इसका, डिस्टिलेशन होता है, डिहाइड्रेशन होगा और फिर हम एथेनॉल हमको मिलता है। तो समझ में आया, होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे एथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम मोलेसिस, अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 1 टन ऑफ कैन। यानी 1 टन ऑफ कैन से हमको 115 kg शुगर यानी 11% रिकवरी होता है, 45 kg मोलेसिस यानी 18 kg TFS हमको मिलता है। और यहाँ से अगर एथेनॉल की बात करते हैं तो हमको 10.8% लीटर एथेनॉल मिलता है। अब देखिए मोलेसिस की बात करते हैं, मोलेसिस स्टेजेस की बात करते हैं। यहाँ पर ए मोलेसिस ये लाइट होता है, ए मोलेसिस, बी मोलेसिस हैवी होता है और सी मोलेसिस हैवी होता है। ये अर्ली स्टेज है, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। यहाँ पर देखें शुगर का जो कंटेंट है सी मोलेसिस में 4.5% है, बी हैवी मोलेसिस है, ये इसमें 7.2% यहाँ पर देखने कैन, और ए मोलेसिस ये हायर दिखाई देता है। यहाँ पर TFS की बात करते हैं तो 40%, 50% और यहाँ पर मोर देन 50% आप लोगों को देखने को मिलता है। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को। तो एथेनॉल फ्रॉम डिफरेंट मोलेसिस, अब आपसे अगर पूछा जाए कि सी मोलेसिस में एथेनॉल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या बी मोलेसिस में या ए मोलेसिस में, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो फाइनल स्टेज है ये मोलेसिस, यहाँ पर ये प्योर एथेनॉल मिलता है हमको, ये ज़्यादा मात्रा में हमको एथेनॉल मिलता है। तो सी सबसे लाइट मेथनॉल मिलता है ना, सी मोलेसिस से, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मिल्स कैन डाइवर्ट मोलेसिस एट A, B और C स्टेज टू रिप्लेस शुगर एंड एथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है ना। जो मिल्स में क्या कहते हैं मोलेसिस बेसिकली जो प्रोड्यूस होता है वो A, B, C जो स्टेजेस हैं इनको बैलेंस करता है शुगर एथेनॉल प्रोडक्शन को। टिल 2017 और 18 एथेनॉल वाज मेड ओनली फ्रॉम सी हैवी मोलेसिस,
राइट। यानी 2017-18 तक एथेनॉल जो प्रोडक्शन होता था वो सी हैवी मोलेसेस से प्रोड्यूस होता था, लेकिन 2018 और 19 के बाद 2018 और 19 के बाद एथेनॉल प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू बी हैवी मोलेसेस एंड आल्सो फ्रॉम कैन जूस एंड साइरप। अभी जो एथेनॉल जो प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, अभी भी बी हैवी मोलेसेस से हम लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में हमको यहाँ पे मोलेसेस, बेटर क्वालिटी का मोलेसेस, ये एथेनॉल मिल रहा है हमको, ठीक है ना। अब रिजल्ट, इसका रिजल्ट अगर हम देखें 2014 से लेकर 2018 के बीच में एथेनॉल सप्लाई जो बढ़ी है वो 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 189 करोड़ लीटर तक हम लोग पहुंच गए हैं, यानी 1.6% से लेकर 4.9% लगभग 5% एथेनॉल और ब्लेंडिंग का ये आपको दिखाई देता है। ये 2018-19 का जो डेटा था उसको हम लोग देखते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए ग्रेन्स की बात करते हैं, राइस, मेज, डैमेज फ्रूट ग्रेन्स हैं, इनसे बात करते हैं। तो फ्रून जो ग्रेन है, राइस, मेज है, ये लिया हमने यहाँ पर। फिर इसको क्लीनिंग एंड मिलिंग होती है यहाँ पर। थर्ड है स्टार्च एक्सट्रैक्शन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर सैक्रिफिकेशन होता है ना, सैक्रिफिकेशन होता है यानी स्टार्च से शुगर बनाना यूजिंग एंजाइम्स, ठीक। फिर फर्मेंटेशन होगा यहाँ पर, फर्मेंटेशन शुगर से अल्कोहल बनता है। फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद डिहाइड्रेशन होगा और फिर ये एथेनॉल बनता है। यानी इसकी प्योरिटी जो आती है 99.99% अल्कोहल, है ना, एथेनॉल जो होता है। तो इसकी प्योरिटी के आधार पर या अगर 95% है तो ये एक नॉन टॉक्सिकेंट अल्कोहलिक बेवरेज के रूप में यूज किया जाता है। अगर यही प्योरिटी 99% से ज़्यादा हो जाती है तो ये एथेनॉल बन जाता है ना। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी कि सेम प्रोसेस, इसी प्रोसेस से वाइन भी बनती है, आपको ध्यान रखना है ना। यानी पहले ग्रेन्स जो है उनको लिया जाता है, फिर क्लीनिंग एंड मिलिंग होती है, स्टार्च एक्सट्रैक्शन होता है, यहाँ सैक्रिफिकेशन होगा, स्टार्च, शुगर, एंजाइम का यूज करके क्या होता है, सैक्रिफिकेशन होता है, या फिर फर्मेंटेशन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा उबाल आ जाता है वैसा, फिर यहाँ पर डिस्टिलेशन होगा और डिहाइड्रेशन होगा। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही होगी, राइट। अब इसका देखिए बेनिफिट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करेगा बेनिफिट के बाद, रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, क्लीनर बर्निंग फ्यूल्स, है ना, जो ये क्लीनर बर्निंग फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा है सपोर्ट रूरल इकोनॉमी एंड जॉब, है ना, ये हमारी रूरल इकोनॉमी और जॉब को ये सपोर्ट करता है, यानी बहुत सारे लोगों को इससे क्या है कि जॉब मिलेगा, रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। सपोर्टिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो गोल, जो भारत का एनर्जी सिक्योरिटी है या नेट जीरो जो गोल है कि 2070 तक 2070 तक हमको ये अचीव करना है, इसको से सपोर्ट करता है। लेकिन इसको लेके कॉज ऑफ कंसर्न्स भी है, कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ कंसिडरेशन भी हैं। एक तो है हाई वाटर यूज इन शुगर कैन कल्टिवेशन, शुगर कैन कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा पानी का यूज होता है। फूड वर्सेस फ्यूल कंसर्न्स भी दिखाई देते हैं और फिजिकल कॉस्ट ऑफ सब्सिडी भी दिखाई देती है, सरकार सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। हमने साथ में समझा था कि E85 ये क्या है, हमने ये देखा था, यानी हाई एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल कंप्राइजिंग 80 to 85% एथेनॉल। यहाँ पर 80 to 85% एथेनॉल दिखाई देता है, बाकी 14 से 19% पेट्रोल दिखाई देता है। और ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ये फ्यूल फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए, है ना। रेगुलर पेट्रोल व्हीकल्स में इसका यूज नहीं किया जा सकता, इसके लिए अलग से यानी फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरेशन या टाइप्स। एथेनॉल इज क्लासिफाइड बाय फीड स्टॉक ऑरिजिन इनटू 4 स्टेजेस में, बेसिकली 3 अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन 4 स्टेजेस जनरली। दो फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल किसको बोलते हैं यहाँ पर हमको देखना है, यानी फूड क्रॉप्स लाइक शुगर कैन और मेज से जो बनता है एथेनॉल उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल, राइट। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल बोलता है जो क्रॉप रेसिड्यूज, बैगेजेस एंड बम्बूज से बनता है उसको बोलते हैं हम 2G एथेनॉल। 3G एथेनॉल एल्गी से बनता है, ये अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेजेस में है। और फोर्थ जनरेशन जो एथेनॉल है ये भी अभी एडवांस सिंथेटिक बायोफ्यूल से बनता है, ये भी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जी एथेनॉल ये किससे बनता है, फीड स्टॉक इसका क्या है, फूड क्रॉप्स, शुगर कैन, मेज, है ना। ये प्राइमरी ड्राइवर ऑफ करंट ब्लेंडिंग जो चलती है, अभी जो फ्यूल जो चल रहा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो हो रही है, एथेनॉल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जनरली इसी से हो रहा है ना।
शुगर कैन, मेज, व्हीट, राइस, इसी से बनता है अभी जो एथेनॉल है। 2G एथेनॉल है क्रॉप रेसिड्यूज, बैगेजेस, बैम्बू जूस, बैम्बू से है ना। इससे ये क्या करेगा, कट्स ग्रीन हाउस गैसेस बाय मोर देन 50%, एक्सपेंडिंग टू यूटिलाइज एग्रो वेस्ट। जो एग्रो वेस्ट होता है, जैसे पंजाब में है, वहाँ पर क्या करते हैं कि पैडी कल्टीवेशन के बाद में उसको जला दिया जाता है, जिससे क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। दिल्ली में पॉल्यूशन क्राइसिस जो देखने को मिलता है, अभी सरकार प्रमोट कर रही है कि उसका उपयोग क्या किस में किया जा सकता है, यहाँ पर एथेनॉल प्रोडक्शन में, एथेनॉल बनाने के लिए उसका यूज किया जा सकता है। जो पैडी कल्टीवेशन के बाद जो रेसिड्यू बचता है, एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू बचता है, जो एग्रो वेस्ट बचता है, उसका यूज हम एथेनॉल बनाने में, प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं। 3G एथेनॉल एल्गी स्टेज जो आती है, R&D फेज में है ये अभी। और एथेनॉल जो बेसिकली 4G है, एडवांस सिंथेटिक बायोफ्यूल, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। इसको और यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर स्लाइड्स यूज की हैं। सोर्स क्या है, फर्स्ट जनरेशन यानी 1G एथेनॉल के लिए फूड बेस्ड बायोफ्यूल्स है ये, जैसे शुगर कैन, मेज है, व्हीट है। सोर्स क्या है, फूड फ्रॉम फूड क्रॉप्स, शुगर, स्टार्च, ऑयल। एग्जाम्पल क्या है इसका, एथेनॉल, शुगर कैन, मेज, है ना। बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल्स जो है, जो उसको बोलते हैं बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल से जो बनता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, स्टेब्लिश टेक्नोलॉजी, इजी टू प्रोड्यूस। चैलेंजेस क्या है, फूड वर्सेस फ्यूल कंपटीशन, हाई वाटर एंड लैंड यूज। यहाँ पर चूंकि इसको प्रोड्यूस करने के लिए अगर शुगर कैन से बनेगा तो शुगर कैन में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये अपने आप में एक यहाँ पे डिबेट का विषय है। स्टेटस क्या है, कमर्शियली स्टेब्लिश एंड वाइडली यूज्ड। अभी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन एथेनॉल की बात करें तो इसके लिए मेन सोर्स क्या है, नॉन फूड बायोमास एंड एग्रीकल्चर रेसिड्यू है ना। इस किसका यूज किया जाता है यहाँ पे, नॉन फूड बायोमास का, और जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू बचता है उसका यूज किया जाता है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के बाद सेल्यूलोसिक एथेनॉल, बायोबिटोनॉल, एडवांस डीजल्स, ये यहाँ पे आपको इसके एग्जाम्पल के रूप में दिखाई देगा। नो डायरेक्ट फूड कंपटीशन, यूटिलाइजेस वेस्ट, लोअर एमिशन यहाँ पर दिखाई देगा। चैलेंजेस क्या है, हाई कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्केल इश्यूज। ये यहाँ पर चैलेंजेस इसके संदर्भ में दिखाई देते हैं। यानी इनिशियल जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई कॉस्ट रहती है, एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अभी ये कमर्शियल, प्री कमर्शियल टू अर्ली कमर्शियल स्टेज में है सेकंड जनरेशन जो फ्यूड है ना। जैसे बम्बू से बनाया जाता है या एग्रीकल्चर जो वेस्ट रहता है उससे बनाया जाना है, तो इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन एथेनॉल, राइट। थर्ड जनरेशन है ये एल्गी, सोर्स क्या है इसका, एल्गी एंड अदर एडवांस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं। एग्जांपल एल्गी, बायोडीजल, बायोजेट फ्यूल इससे जो बनेगा, है ना। यहाँ एडवांटेजेस क्या है, हाई फ्यूल यील्ड, लो लैंड रिक्वायरमेंट, यहाँ पे लैंड रिक्वायरमेंट की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। चैलेंजेस क्या है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट स्टेज में है ना। तो ये फोर्थ जनरेशन जो है बेसिकली 4G फोर्थ जनरेशन है। या इसका सोर्स क्या होगा, इंजीनियर्ड बायोमास यूजिंग सिंथेटिक बायोलॉजी एंड कार्बन कैप्चर, राइट। यहाँ पर हम इसका यूज, तो इसका एग्जांपल के रूप में देखें, सिंथेटिक फ्यूल्स, बायोमास टू लिक्विड, BTL फ्यूल जिसको बोलते हैं। इससे क्या प्रोड्यूस होगा, देखिए एग्जांपल में आपसे पूछा जाएगा कि ये थर्ड जनरेशन की एथेनॉल या जो फ्यूल है और उसके एग्जांपल्स इनमें से कौन सा है, मैच द फॉलोइंग ऐसा हो सकता है, 4G, 1G, 2G और 3G, है ना। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल से याद रखना है, एल्गी से जो बना हुआ जो फ्यूल होगा, एल्गल, इसको बोलते हैं बायोडीजल या बायोजेट फ्यूल, है ना। और 4G से जो बना है यानी फोर्थ जनरेशन से बना है उसको सिंथेटिक फ्यूल या बायोमास टू लिक्विड, BTL फ्यूल बोलते हैं। इसको याद रखना है, फोर्थ जनरेशन से जो बनेगा उसको BTL फ्यूल्स बोलते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, पोटेंशियल कार्बन नेगेटिव, हाई एफिशिएंसी, है ना। तो ये कार्बन नेगेटिव बेसिकली फ्यूल होगा यहाँ पर। इसकी वेरी हाई कॉस्ट, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है ये, राइट। तो ये होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया। और देखिए यहाँ पर देखें, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, इट हैज़ अ हाई कार्बन कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है कि शुगर कैन, कॉर्न, स्टार्च से बनता है, तो इसमें क्या होगा, हाई कार्बन कंटेंट दिखाई देता है ना। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है, इसमें ग्रीन हाउस गैस कंटेंट हैज लेस देन वन जनरेशन बायोफ्यूल। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल होता है उसमें फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल से कम ग्रीन हाउस गैसेस का
कंटेंट दिखाई देता है ना, क्योंकि ये राइस हस्क का वुड चिप्स इनसे ये बनता है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है, इसको कार्बन न्यूट्रल भी बोलते हैं, है ना। CO2 emitted, CO2 सब सिक्वेस्ट्रेटेड, राइट, प्रोड्यूस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी का यूज करके जो बनाया जाता है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की अगर बात करते हैं, मेड फ्रॉम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, दे आर कार्बन नेगेटिव होते हैं। इनको ये कार्बन न्यूट्रल है, याद रखना, ये कार्बन नेगेटिव है, यानी यहाँ पर कार्बन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, कार्बन नेगेटिव है, ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है। अब हम बात किए थे यहाँ पे और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो ब्लेंडेड कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। एथेनॉल इज 99.9% प्योर अल्कोहल होता है एंड ब्लेंड्स विद पेट्रोल ड्यू टू केमिकल मिसिबिलिटी, राइट। एथेनॉल ब्लेंडिंग इम्प्रूव्स फ्यूल कंबसन एंड रिड्यूस CO एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन, जो हम लोगों ने ऊपर देखा। अब देखिए की अचीवमेंट की बात करते हैं, किसके रिगार्डिंग, एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग क्या क्या की अचीवमेंट्स हैं। एथेनॉल प्रोडक्शन रोज फ्रॉम 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2014 में कितना था, या 38 करोड़ लीटर्स था, यानी अभी तक 2014 में 38 करोड़ लीटर ही प्रोड्यूस होता था, ये बढ़ के अभी 661 करोड़ लीटर हो गया है भारत में। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग की अगर बात करें तो हमने कितना पैसा अभी फॉरेन एक्सचेंज जो सेविंग हमारी बचाया है, वो 1.3 लाख करोड़ इसके माध्यम से। पेमेंट टू डिस्टिलर्स जो रहते हैं उनको 1.96 लाख करोड़ समथिंग इसका पेमेंट हुआ अभी तक, यानी यहाँ पर एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी बात कर रहे हैं। फार्मर्स की इनकम जो हुई है 2014 से अभी तक, वो लगभग 1.8 लाख करोड़ के समथिंग फार्मर्स को इससे फायदा हुआ है। कार्बन रिडक्शन की बात करें तो हमने अभी तक 698 लाख करोड़ टन से ज़्यादा हमने CO2 यहाँ पे बेसिकली एमिट होने से रोका है। तो देखेंगे 2025 तक का जो टारगेट हमने अचीव किया है, 2018 से लेके और 2025 तक का 20% तक हम अचीव कर चुके हैं, है ना, राइट। तो यहाँ पे देखिए फार्मर्स पेमेंट हमने 1.2 लाख करोड़ का समथिंग, इससे ज़्यादा सिंस 2014 से 15 से, है ना। फॉरेक्स सेविंग की बात करते हैं, 1.4 लाख करोड़ सेव्ड हमने किया है। कार्बन रिडक्शन की बात करते हैं, क्रूड सब्स्टिट्यूशन, और टॉप स्टेट कौन कौन सी हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका आर द टॉप एथेनॉल प्रोड्यूसर स्टेट हैं अभी। सिग्निफिकेंस क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, सबसे पहला है इंपोर्ट रिडक्शन, है ना, यानी कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके माध्यम से। दूसरा है फॉरेक्स सेविंग, फॉरेन एक्सचेंज सेविंग, इंडिया ने लाखों करोड़ रुपीस की फॉरेक्स सेविंग की इसके माध्यम से, जैसे ऊपर हमने देखा। थर्ड है फार्मर्स की इनकम, फार्मर्स इनकम जो है, फार्मर्स को लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक पेमेंट मिल चुका है इसके माध्यम से, है ना। लाइफ साइकिल एमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे 2G एथेनॉल कट्स ग्रीन हाउस गैसेस बाई ओवर 50% कंपेयर टू पेट्रोल, ये भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। दूसरा है कार्बन एमिशन रिडक्शन, यानी CO2 एमिशन में बड़े लेवल पर रिडक्शन देखने को। सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं यहाँ पर, यानी वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट करना, यानी स्टेबल जो है बायोमास है, क्रॉप रेसिड्यू है ना। तो इससे क्या हुआ, एग्रो बेस्ड यूटिलाइजेशन हुआ है, ये इसने क्या किया है, प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी बाय यूजिंग स्टेबल डंग एंड बायोमास। जैसे पंजाब में स्टेबल बर्निंग एक बहुत बड़ी समस्या है, अब उसका यूज हम एथेनॉल प्रोडक्शन में कर सकते हैं, तो ये इससे क्या है, फार्मर्स को भी फायदा होगा। दूसरा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होता है, जो बेसिकली पॉल्यूशन होता है, उसको भी रोका जा सकता है इसके माध्यम से। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है, सिर्फ शुगर कैन पर डिपेंडेंस कम होगी, मेज कल्टीवेशन भी बढ़ेगा यहाँ पर। तो ब्लेंडेड बफर है, एथेनॉल स्टॉक विल्स ऑफर ब्लेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेज प्राइस स्टॉक इन क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल के अगर प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से इसको रोक सकते हैं, इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए द ब्लेंडिंग प्रोग्राम यील्ड अ मैसिव मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिपल डिविडेंड, है ना। तो ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से हम जो मैसिव ट्रिपल माइक्रो इकोनॉमिक जो डिविडेंड है इसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये किया भी है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 1.1 लाख करोड़ अभी तक हमने सेव किया है फॉरेन एक्सचेंज, है ना। यहाँ पे फार्मर्स वेलफेयर की बात की तो फार्मर्स को लगभग 1.58 लाख करोड़, है ना। यहाँ पर CO2 एमिशन की बात करें, इकोलॉजिकल मिटिगेशन की,
तो 9.909 लाख मैट्रिक टन CO2 ऑफ एमिशन मिटिगेट किया है इसके माध्यम से हमने, है ना। अब इश्यू विद यहाँ पे बात करते हैं कि इसके साथ में क्या क्या बेसिकली इश्यूज हैं। देखिए, सबसे पहला है फूड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, यानी एथेनॉल फ्रॉम फूड ग्रेन्स रिस्क इन्फ्लेशन एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ये अपने आप में एक चैलेंज तो है कि जो भी जैसे शुगर कैन है, अगर हम व्हीट का या मेज का उपयोग करने लगेंगे ज़्यादा तादाद में एथेनॉल प्रोडक्शन में, तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसके लिए एक चैलेंज बन सकता है। दूसरा है वाटर इंटेंसिटी। 1 लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करने में लगभग 3000 लीटर पानी का यूज होता है। यानी अगर हम शुगर कैन का सपोज दैट बहुत अधिक मात्रा में शुगर कैन प्रोड्यूस करना चालू किया तो वहाँ पर पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये वाटर इंटेंसिटी भी एक अपने आप में चैलेंज है। इन्वायरमेंटल वर्डन भी है, एक्सपेंशन रिस्क डिफॉरेस्टेशन सॉइल डिग्रेडेशन एंड मोनोकल्चर। यानी अगर इसका एक्सपेंशन होता है तो डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जा सकता है, इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, और एक स्पेसिफिक क्रॉप को ही बढ़ावा दिया जा सकता है जिसको मोनोकल्चर बोलते हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन कंसर्न्स भी हैं। एथेनॉल प्लांट्स एमिट एसिटल्डिहाइड, है ना, ये इसको प्रमोट भी करते हैं, आपको ये याद रखना है यहाँ पर, यानी एसिटल्डिहाइड और रिलीज बेनेसेस, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, राइट। होप्सो की ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखिए। ये ऐसे एसिटल्डिहाइड एमिशन क्या है? एसिटल्डिहाइड एक केमिकल गैस है जो एथेनॉल बनाने और यूज करने के दौरान निकल सकती है। यानी जैसे गाड़ी से एग्जॉस्ट गैस निकलती है, वैसे ही एथेनॉल प्लांट से कुछ केमिकल्स हवा में रिलीज हो सकते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? एयर पॉल्यूशन बढ़ सकता है, ज़्यादा मात्रा में हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है ना। तो सिंपल लाइन में समझें, एथेनॉल फैक्ट्री से एसिटल्डिहाइड नाम की गैस निकल सकती है जो हवा को पॉल्यूट कर सकती है, एयर को पॉल्यूट कर सकती है। बेनेस रिलीज क्या है? बेनेस एथेनॉल प्रोडक्शन के बाद बचने वाला जो लिक्विड वेस्ट है उसको बोलते हैं बेनेस रिलीज। जैसे कपड़े धोने के बाद जो गंदा पानी है वो बचता है, वैसे ही एथेनॉल बनाने के बाद बेनेस नाम का वेस्ट लिक्विड बचता है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? अगर इससे बिना ट्रीटमेंट के नदियों में छोड़ दिया जाता है, रिवर्स में अगर इसको बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है या जमीन पर डाल दिया जाता है, तो वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल क्वालिटी खराब हो सकती है। तो बेनेसिस एथेनॉल इंडस्ट्री का लिक्विड वेस्ट है जो पानी और मिट्टी को पॉल्यूट कर सकता है, ठीक है ना। होप सो कि ये चीज आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी, राइट। अब यहाँ पर लॉजिस्टिक लैग भी दिखाई देता है, ये माइलेज रिडक्शन प्रॉब्लम भी अपने आप में यहाँ पर। अच्छा, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये टू कर्व नाइट्रस ऑक्साइड, फेल टू कर्व नाइट्रस ऑक्साइड। अब जैसे हम लोग जानते हैं एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, ये अक्सर फर्टिलाइजर की यूज से, शुगर कैन और मेज फार्मिंग से निकलती है। प्रॉब्लम क्या है? एथेनॉल से CO2 एमिशन कम हो सकता है, लेकिन एथेनॉल के लिए जो क्रॉप उगाए जाते हैं उसमें फर्टिलाइजर यूज होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट CO2 से ज़्यादा होता है, इसलिए होप सो कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ पर, है ना। माइलेज रिडक्शन भी दिखाई देता है। E20 blends lower fuel efficiency by up to 7%, while E20 cuts it by nearly 30%। यानी आप देखते हैं तो माइलेज जो है रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर जैसे जो गाड़ी है उसमें अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग रहेगी तो ये क्या है, लगभग 70% है ना। अगर सपोज दैट पेट्रोल में E10% E20% ब्लेंड रहता है, तो इसमें अगर फ्यूल एफिशिएंसी ये कितना अप टू 7% कम हो सकता है बेसिकली, है ना। और अगर E100% देखते हैं तो यहाँ पर 30% माइलेज, यानी सपोज दैट कि 1 लीटर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल से जो गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है, वही एथेनॉल से 30-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर ही चलेगी। इसको बोलते हैं माइलेज रिडक्शन। लॉजिस्टिक लैग दिखाई देता है। एथेनॉल पाइपलाइन, स्टोरेज, रूरल ब्लेंडिंग डिपोट्स रिमेन इनएडिक्वेट। अभी ये इनएडिक्वेट मात्रा में भारत में दिखाई देती है,
ठीक है ना। तो लॉजिस्टिक लैग भी दिखाई देते यहाँ पर। प्राइस अनसर्टेनिटी है, इनकंसिस्टेंट फील्ड स्टॉक प्राइसिंग, वीकनेस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन एथेनॉल डिस्टिलर्स, राइट। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे ज़्यादातर इसीलिए प्रमोट नहीं हो पाते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे फ्यूल वर्सेस हमने देखा था यहाँ पे क्या चैलेंजेस है, फ्यूल वर्सेस वाटर सप्लाई, फ्यूल वर्सेस फूड सिक्योरिटी, एमिशन ट्रेड ऑफ्स है, इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी, ये सारे के सारे चैलेंजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक और यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम है बेसिकली कैलोरीफिक गैप है, माइलेज ड्रॉप है, कॉरिजन रिस्क है, कोल्ड स्टार्ट फ्यूल है, ये सब सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ पर ये चैलेंजेस हैं बेसिकली इसको लेकर, है ना। तो चैलेंजेस टू इंडिया एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जो भारत का ब्लेंडिंग प्रोग्राम है है ना, अभी तक हमने फायदे की बात की थी। अब इसको लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं वो हम लोग बात करते हैं। तो फ्यूड वर्सेस फ्यूल डिबेट है, यानी क्या फूड क्रॉप को फ्यूल बनाने में यूज करना सही है, रिस्क क्या है, फूड प्राइस बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। वाटर कंजप्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 3000 लीटर वाटर यूज हो लग सकता है। कंसर्न क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है, मोनोकल्चर फार्मिंग, सॉइल डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन इश्यूज है ना। व्हीकल कंपैटिबिलिटी भी की अगर हम बात करते हैं, एथेनॉल मॉइस्चर अट्रैक्ट, ये क्या करता है एथेनॉल जो है ना बेसिकली जो एथेनॉल मॉइस्चर है ये नहीं, एथेनॉल बेसिकली क्या करता है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। अब इसमें इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती है कोरोजन की, रस्टिंग की, मटेरियल डिग्रेडेशन। नॉर्मल व्हीकल्स में इश्यू आ सकता है। यहाँ पर देखें कोरोजन रिस्क दिखाई देता है। एथेनॉल प्रोसेस हाई पोलैरिटी एंड मॉइस्चर एफिनिटी लीडिंग टू इंटरनल रस्टिंग, टैंक कोरोजन एंड मटेरियल डिग्रेडेशन इन ओल्डर एंड नॉन जो कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं उनमें, है ना। माइलेज जैसे हमने बात की थी, माइलेज ड्रॉप दिखाई देता है यहाँ पर। कैलोरीफिक गैप भी दिखाई देता है। प्योर एथेनॉल हैज सिग्निफिकेंटली लोअर कैलोरीफिक वैल्यू देन पेट्रोल, इसके बारे में हम लोग ने बात की थी। कोल्ड स्टार्ट, जैसे एथेनॉल बर्न्स एट अ हायर टेम्परेचर कॉजिंग इग्निशन फेल्योर इन नॉन एफएफवी इंजन्स ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मॉर्निंग, यानी सर्दियों के समय पे एक अलग तरह का चैलेंजेस यहाँ पे दिखाई देता है। कोल्ड स्टार्ट मतलब ठंडी सुबह गाड़ी स्टार्ट करने में डिफिकल्टीज हो सकती है, क्योंकि एथेनॉल जो बर्न होता है वो हायर टेम्परेचर बर्न होता है ना। वाटर डिपेंडेंसी की बात की, शुगर स्टोरेज की बात की हमने। डाइवर्टिंग शुगर कैन फॉर एथेनॉल रिस्क रिड्यूसेस शुगर अवेलेबिलिटी फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, ये है। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ने, प्योर एथेनॉल हैज अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू देन पेट्रोल, है ना। व्हीकल कंपैटिबिलिटी की इशू है ही ऑलरेडी, है ना। यहाँ पर कंज्यूमर कंसर्न्स भी दिखाई देते हैं। कंज्यूमर कंजन का मतलब है E10 माइनर इम्पैक्ट पड़ेगा, E20 से 5 to 12% माइलेज रिडक्शन रिपोर्ट देखने को मिलती है, और E100 से माइलेज लगभग 30% तक कम हो सकता है। तो ये कंज्यूमर बेसिकली है, उसको माइलेज ज़्यादा चाहिए होता है। जनरली हम गाड़ी जब खरीदते हैं तो माइलेज देखते हैं कि पर लीटर पेट्रोल से कितना किलोमीटर तक गाड़ी चलती है। कोई कार है सपोज दैट, उसका माइलेज है कि वो 15 किलोमीटर चलती है, कार है 25 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में, तो कंज्यूमर प्रेफर करता है कि इसका माइलेज बहुत अच्छा हो गाड़ी का। ऐसी गाड़ी प्रेफर नहीं करता जिसका माइलेज कम हो, समझ में आया। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम एक दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए कि कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है, वर्जनिंग परफॉर्मेंस एट हायर ब्लेंड्स, है ना, ये भी दिखाई दे। नो चॉइस एट अ पंप, अनलाइक इन ब्राजील इंडियन कंज्यूमर्स करेंटली कैन नॉट चूज बिटवीन डिफरेंट फ्यूल ब्लेंड्स एट द, जैसे ब्राजील में क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लेंडेड पेट्रोल है ठीक है ना, कंज्यूमर वहाँ पे चूज कर सकता है। बल्कि भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे चॉइस नहीं है कंज्यूमर के पास में। एवरीवन गेट द सेम स्टैंडर्ड फ्यूल वट एवर इट इज, राइट। सो यहाँ पे ब्राजील ऑल्सो गिव द प्राइस डिस्काउंट फॉर अ हायर एथेनॉल ब्लेंड्स, समथिंग इंडिया डज नॉट करेंटली ऑफर, राइट। अभी भारत में ऐसा दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेकर्स जो है उनके रिगार्डिंग भी कुछ चैलेंजेस दिखाई देते हैं। ऑटोमेकर्स के क्या कंसर्न्स हैं, इंजन डिजाइन करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मल्टीपल फ्यूल ब्लेंड्स सप्लाई करना डिफिकल्ट होगा, राइट। तो सो की ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल ईयर 2018 में
लॉन्च की गई थी। ये बूस्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग यूजिंग डाइवर्स फीड स्टॉक, राइट। यहाँ पे रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, रू को बोलते इनिशिएटिव लिया गया था। प्रमोट बायोडीजल फ्रॉम यूज कुकिंग ऑयल, है ना। थर्ड है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम चलाया। इसका एम था कि हमको 20% फ्यूल ये 2025 तक बेसिकली कम करना है ना। इससे जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है इसको हमको कट करना है। इंटेंस सबवेंशन स्कीम है यहाँ पे। PM-G1 योजना है। सपोर्ट 2G एथेनॉल फ्रॉम एग्री वेस्ट, राइट। जो हमारा टारगेट था वो ऑलरेडी हम लोगों ने अचीव कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है ना। यहाँ पे ब्लेंडिंग प्रोग्रेस हमारी देखने को मिली 20% तक हमने अचीव कर लिया 2025 तक। अभी हमारा जो न्यू टारगेट है वो 27 का है ना। तो ये सब देखने को मिलता है सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं। बायो पॉलिसी बैकबोन क्या है, नेशनल बायोफ्यूल फ्यूल पॉलिसी, है ना, जिसको 2022 में हमने बेसिकली अमेंड किया था, राइट। लेवल सरप्लस फूड ग्रेन यूजेस, यहाँ पे सरप्लस जो फूड ग्रेन हमारे पास बचता है उसको एज अ हम एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। लोन सपोर्ट दिया जा रहा है, एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि 6% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। किसके लिए? न्यू डिस्टिलरीज, जो डिस्टिलरीज हैं उनके लिए। E20 कंप्लायंस है। ऑल BS 6 पेट्रोल व्हीकल्स मस्ट मीट E20 सर्टिफिकेशन नॉर्म्स, यानी जो BS नॉर्म्स है, BS6 पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि E20 सर्टिफिकेशन नॉर्म्स को कंप्लीट करें, उनको कंप्लीट करना है ये बेसिकली, है ना, उस इस रिक्वायरमेंट को। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा की थी। व्हाट आर फ्यूल फ्लैक्स व्हीकल्स? फ्यूल फ्लैक्स व्हीकल्स आर इक्विप्ड विद मॉडिफाइड इंटरनल कंबशन इंजन्स, है ना। यानी ये जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स जो रहते हैं जिनका जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, सो दैट कैन रन ऑन अ पेट्रोल, एथेनॉल और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू। हमने बात स्टार्टिंग में की थी कि ऐसा व्हीकल जो कि पेट्रोल पर, एथेनॉल पर या दोनों के कॉम्बिनेशन से चल सकता है, इसको बोलते हैं हम क्या? फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स। जैसे मारुति सुजुकी अभी जो है ना, मारुति सुजुकी ने अभी जो वैगनार आर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स लॉन्च किया भारत की, ये पहली ऐसी व्हीकल है, राइट। यहाँ पे फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के क्या जो बेसिकली इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने, सिग्निफिकेंस क्या है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है? हिस्टोरिक माइलस्टोन, स्प्लेंडर जो लॉन्च, स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल एंड HF डिलक्स फ्लैक्स फ्यूल मार्क्स एज अ न्यू चैप्टर इन इंडियन एनर्जी ट्रांजिशन, है ना। तो इससे लार्ज स्केल इम्पैक्ट क्या होगा? India has over 300 million active two-wheeler vehicles. FFV technology can transform mobility at a massive scale. तो भारत में लगभग 300 मिलियन एक्टिव टू व्हीलर व्हीकल्स हैं, है ना। तो अगर हम FFV व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे तो ये भारत के लिए भी एक अचीवमेंट होगा। बेनिफिट क्या है यहाँ पे? एनर्जी सिक्योरिटी है। बेनिफिट्स ऑफ फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, एनर्जी सिक्योरिटी, यानी हमारी 80% जो ऑयल डिपेंडेंसी, क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी है उसको ये कम करेगा ये, है ना। दूसरा है फार्मर्स की इनकम बढ़ाएगा, अन्नदाता से ऊर्जादाता के कन्वर्ट करेगा फार्मर्स को यहाँ पर। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है इसके? प्रमोट लो कार्बन मोबिलिटी, रिड्यूस क्रूड ऑयल कंजप्शन को रिड्यूस करेगा, लोअर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, अचीवमेंट ऑफ एथेनॉल प्रोग्राम। अभी तक क्या अचीवमेंट है वो हमने देखा। इकोनॉमिक बेनिफिट है इसके, है ना। आत्मनिर्भर भारत हमारा जो बेसिकली यूज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस बायोफ्यूल, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट इंडिजिनस फ्यूल एंड व्हीकल्स इकोसिस्टम, ये सब देखने को मिलता है। एडवांटेजेस ऑफ E85 फ्यूल फ्लैक्स क्या है? लोअर कॉस्ट, है ना। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ये कॉस्ट को कम कर देगा, है ना। मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। फास्टर डिप्लॉयमेंट दिखाई देता है यहाँ पर। रोल आउट कैन बी 10 to 15 times फास्टर देन द लार्ज स्केल EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन।
जो अभी हम प्रमोट कर रहे हैं ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी अपेक्षा इसको बहुत तेज तरीके से, फास्ट तरीके से रोल आउट किया जा सकता है। लोअर कार्बन फुटप्रिंट दिखाई देता है यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ जस्ट 1% एफएफबी अडॉप्शन आप देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितना इसका, अगर हम 1% इसको बेसिकली एफएफबी अडॉप्शन कर लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे, ये दिखाई देता है, राइट। तो कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पोटेंशियल फ्यूल सेविंग होगी, है ना, फ्लेक्सिबल फ्यूल चॉइस होगी उनके पास में। और गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है, E20 रोल आउट वॉज यहाँ पे अभी जो है टेस्ट किया गया है कई के बाद RI के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, है ना। यहाँ पर एक और चीज थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर UPSC ट्विस्ट पॉइंट, ब्यूटानॉल एंड ABE बायोफ्यूल, इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। है ना, देखिए यहाँ पर ब्यूटानॉल और ABE, एसीटोन, ब्यूटानॉल, एथेनॉल फ्यूल्स एथेनॉल से भी बेटर माने जाते हैं। एडवांटेजेस क्या है, हायर एनर्जी कंटेंट, बेटर फ्यूल परफॉर्मेंस। चैलेंजेस इसके रिगार्डिंग क्या है, रिकवरी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है, अभी रिसर्च चल रही है इसके रिगार्डिंग। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया हो। ब्यूटानॉल एंड एक्सटर्नल मिक्सर एज अ फ्यूल आर सुपीरियर टू एथेनॉल, ये क्या कहते हैं, एथेनॉल से सुपीरियर माने जाते हैं ब्यूटानॉल और ABOY फ्यूल्स, है ना। दीज प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय solventogenic Clostridia bacteria capable of fermenting a broad spectrum of cellulosic and hemicellulosic substrates, right? होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों के बीच में जो ट्विस्टिंग पॉइंट है आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ने इसको लेके रीअश्योरेंस किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से फुल बेसिकली सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडिया और ब्राजील के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है। डिप्लॉयमेंट टाइपलाइन देखें ना, हाईली एक्सेलरेटेड कंप्रेस्ड टाइपलाइन है। E10 से हमने E20 को 3 साल में ये इसको मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको लागू कर दिया था। यहाँ पर ब्राजील में देखें डिप्लॉयमेंट जो टाइमलाइन है बेसिकली, ये फेस्ड आउट और रोल आउट किया है इन्होंने ओवर 5 डिकेड्स स्टार्टिंग इन द 1970। ब्राजील ने एकदम से इसको रोल आउट नहीं किया, इसको 5 दशक लगे इसको रोल आउट करने में। पंप मैकेनिक्स देखते हैं यहाँ का, तो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, नो ऑप्शन एट द पंप, भारत में ऐसा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है ना। जैसे कंज्यूमर एक्टिवली चूज बिटवीन ब्लेंडेड पेट्रोल एंड प्योर E100 एट ऑलमोस्ट एवरी पंप, यहाँ पर ब्राजील में ये दिखा, बट भारत में ऐसा नहीं है। अभी इंसेंटिव स्ट्रक्चर देखें, लिमिटेड एंड यूजर इंसेंटिव दिखाई देता है। यहाँ पर क्या किया है ब्राजील ने, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव प्रोवाइड यहाँ इंसेंटिव प्रोवाइड किया है। एग्रेसिव गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट एंश्योर ब्लेंडेड फ्यूल इज ऑलवेज चीपर, है ना, यानी जो ब्लेंडेड फ्यूल है वो हमेशा ही चीपर है। इसके लिए सरकार ने वहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड किया है। हाई एथेनॉल फ्यूल्स एक्टिवली बूस्ट व्हीकल्स एक्सेलरेशन, ठीक है ना। रिजल्ट क्या है इसका, 9 आउट ऑफ 10 न्यू कार्स जो है ये फ्लैक्स फ्यूल कार्स ब्राजील में दिखाई देती है, यानी 10 में से 9 कार फ्लैक्स फ्यूल कार्स दिखाई देती हैं। ये हमें ब्राजील का बेसिकली वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, जो ब्लूप्रिंट है, फीड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, एक तो इसको ड्रास्टिकली इंक्रीज MSP एंड acreage of maize while capping FFCI food grains used to diffuse the food versus fuel conflict। जो फूड एंड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेज पर हमको यानी मक्का पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो इसकी MSP बढ़ानी पड़ेगी और दूसरा इसका प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, इसका एक्रेज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। दूसरा है यहाँ पे 2G एक्सपेंशन फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, जो 2G एथेनॉल प्रोडक्शन है उसको बहुत तेजी से प्रमोट करने की ज़रूरत है। थर्ड है इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी मैंडेट स्ट्रिक्ट वाटर यूज ऑडिट फॉर ऑल डिस्टिलरीज अंडर CPCB नॉर्म्स। जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके नॉर्म्स के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाटर ऑडिट होना बहुत जरूरी, मैंडेटरी स्ट्रिक्ट वाटर यूज ऑडिट जहाँ पर जो डिस्टिलरीज है वहाँ पर, है ना। फोर्थ बात करें फाइनेंशियल एंड R&D सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। एंड फिफ्थ है ग्लोबल सिनर्जीज डिपेंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद द ब्राजील एंड स्वीडन फॉर एडवांस फ्यूल फ्लैक्स मैकेनिक्स एंड लाइफ साइकिल कार्बन ऑडिटिंग, है ना।
इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। होप सो कि ये टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा और इस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा बेसिकली कि क्या चैलेंजेस हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के संदर्भ में भारत में, है ना। तो इंडिया का एथेनॉल मिशन 3 बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी पहला, फार्मर वेलफेयर और क्लीन एनवायरनमेंट, है ना। लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब कंज्यूमर्स को चॉइस मिले, व्हीकल्स कंपैटिबिलिटी इंश्योर हो और वाटर यूज कंट्रोल हो। ब्राजील की तरह फेस इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर एक लाइन में बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और एथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया को आत्मनिर्भर, एनर्जी सिक्योर और फार्मर फ्रेंडली इकोनॉमी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन केयरफुली मैनेज करना होगा। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी। हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।